नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चंद्रांश। 3 दिन के मानसून सत्र के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई और इन 3 दिनों में किसानों से लेकर के अवैध खनन, नशे का बढ़ता चलन, सड़क, पानी का मुद्दा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े तमाम सवाल जवाब हुए। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, तो फिर तमाम मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि इस सत्र में इस बार कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। तो पहले दिन विधानसभा का मॉक सेशन हुआ। पहले दिन खराब सड़कों का मुद्दा सदन के अंदर जमकर गूंजा। इसके बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा भी पहले ही दिन जमकर हंगामे का कारण बना। दूसरे दिन फरीदाबाद निगम घोटाले का मुद्दा उठाया गया और फिर ओवरलोड वाहनों का मुद्दा भी दूसरे दिन जमकर विपक्ष ने उठाया, जिसके जवाब सत्ता पक्ष ने दिए। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर भी बहस हुई, जिसको लेकर के सवाल विपक्ष ने उठाए। जल भराव और किसानों को जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे को लेकर के भी सवाल हुए। अवैध खनन को लेकर के भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हक को लेकर के एक प्रस्ताव भी दूसरे दिन की कार्रवाई में पारित किया गया। तीसरा यानी आज फसल नुकसान का मुद्दा एक बार फिर से उठा। जलभराव को लेकर के फिर से सवाल जवाब हुए और नशे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली है। तो सदन में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में नशे को लेकर के सवाल उठाया और अभय चौटाला ने पूछा कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। अभय चौटाला के सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशा तस्करों पर कार्रवाई के लिए एनसीबी का गठन किया गया है। इसके साथ ही तस्करों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नूह नशे के गढ़ बन चुके हैं। सिरसा जिला में लगभग 20% युवा जो है नशे की चपेट में आ गए हैं। तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों को महिलाओं के माध्यम से पैसों का लालच लेकर के अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। हाल ही में सोनीपत में एक महिला से 11 किलो गांजा पकड़ा गया। इस वर्ष मई माह में उड़ीसा से हांसी लाया गया लगभग 101 किलो गांजा पकड़ा गया। हैरानी की बात है कि 2000 किलोमीटर से नशे की इतनी बड़ी खेप एक निजी वाहन से हांसी तक पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है और नारकोटिक स्टाफ की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बढ़ते नशे को लेकर के प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। हरियाणा सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से अवगत है। हरियाणा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति के साथ समस्या का समाधान कर रही है। ए, मादक पदार्थों अवैध दवाओं की आपूर्ति में कमी। बी, नशे पर आश्रित नशा करने वालों का प्रबंधन, उपचार और उनका पुनर्वास। सी, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, मांग में कमी लाना। कैलेंडर वर्ष में 2 अगस्त तक राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2334 मामले दर्ज कर 3209 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। हमने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया और सारे देश में हम पहला प्रांत हैं जिसने ऐसा ब्यूरो बनाया। तो नशे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सदन में आंकड़े भी रखे गए हैं। आइए आपको ग्राफिक के जरिए ये भी एक बार बताते हैं, क्योंकि आज नशे को लेकर के भी सवाल सदन के अंदर उठा। भाजपा ने भी नशे के मुद्दे को उठाया। तो 2020 में आप देखें नशे के खेप को लेकर के ये आंकड़े आप तक हम पहुंचाते हैं। अफीम 221.672 किलो पकड़ी गई। चरस आप देखेंगे तो 230.764 किलो पकड़ी गई। चूरापोस्त इसी तरह से देखेंगे तो 12,725.672 किलो पकड़ी गई। गांजा 8,641.6 किलो पुलिस ने पकड़ा है। ये वो नशे के खेप है जो कि पुलिस ने
पकड़ी है। हेरोइन आप देखिए 35.9935 किलो पकड़ी गई। फिर 12,97,485 ग्राम जो नशा है वो और बरामद किया गया। तो इसी तरह से नशा तस्करों पर जो कार्रवाई हुई है साल दर साल, वो भी देख लीजिए। साल 2020 में 2,982 केस आए, 4,477 गिरफ्तारी हुई। 2021 में 2,745 केस आए, 3,975 गिरफ्तारी हुई। और 2022 में 2,334 केस आए और 3,209 गिरफ्तारियां साल 2022 में भी हुई हैं। तो वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन स्कूल का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। चिराग योजना के तहत भी गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में फीस सरकार देगी। पहली बात तो जो जितने स्कूल पहले सामान्य स्कूल थे वो सब फ्री शिक्षा के हैं हमारे, पहली से लेकर के 12वीं तक। कोई फीस उसमें नहीं है, जो कोई उसमें फीस नहीं है। जो उसमें पहले से सुविधाएं दी जाती हैं सब दी जा रही हैं। एक हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है संस्कृति मॉडल स्कूल, और संस्कृति मॉडल स्कूल भी ऑन डिमांड किया है। और किया वहां है जहां कहीं नजदीक में 2 स्कूल हैं, उसमें से नजदीक वाला एक स्कूल जो है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल करेंगे। जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है तो सिंगल स्कूल है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल अभी नहीं कर रहे, ताकि वो जो हमारा राइट टू सर्विस एजुकेशन का जो प्रावधान है वो भी लागू रहे कि हर किसी को नजदीक के स्कूल में और फ्री शिक्षा का हमारी जो है वो बना रहे। तो इस बार का मानसून सत्र 3 दिन का ही था और उसके बाद आज विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन आज इसी कार्रवाई को लेकर के कुछ सवाल हैं, उस पर पहले नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यही है आज की बड़ी बहस का पहला, कैसा रहा है विधानसभा का ये मानसून सत्र? क्योंकि लगातार हमने आप तक ये दिखाया कि विधानसभा की कार्रवाई में क्या हुआ, और उसके बाद लगातार हमने चर्चा भी की है कि हर एक सत्र में जो मुद्दे उठे हैं उसके क्या मायने हैं। आज भी सवाल यह है कि विधानसभा का ये जो मानसून सत्र है कितना अहम है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा अहम सवाल यह है कि इस बार का जो सत्र है वो कितना खास रहा है और क्या इसके अंदर जो विपक्ष का साथ है वो मिला है। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष इस बार लगातार कई अहम मुद्दों को उठा रहा था। नशे का जो मुद्दा आज उठा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नशे पर जो रोक आज नोकझोंक हुई है उस पर रोक कैसे लगेगी, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग एक एक दिन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज चूंकि अब आज ये समाप्त हुआ, मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित हुई, लेकिन इस बार का ओवरऑल अगर सत्र देखें तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ खास रहा है इस बार के मानसून सत्र में? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए, इस बार का सत्र जो है वो कई मायनों में विशेष रहा। हरियाणा की विधानसभा वो डिजिटल भारत, डिजिटल हरियाणा के तर्ज पर वो ई विधानसभा के रूप में उसकी कार्यवाही का श्री गणेश हुआ। ये अपने आप में एक नई उपलब्धि है हमारे सदन की। कागज बचेगा, तीव्रता काम में आएगी और सब कुछ सब तरफ डिजिटल हो रहा है। तो हमारी विधानसभा उसके विधायी कार्य, उसके कामकाज में डिजिटाइजेशन होना वो अभी शेष था। वो काम अब की बार हमने पूरा कर लिया। एक सुंदर बात और हुई, विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जब से हरियाणा विधानसभा अस्तित्व में आई है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होना और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ उसको संपन्न होना, ये इनिशिएटिव अब तक कभी लिया नहीं गया था। अब की बार से एक सुंदर पहल की है कि राष्ट्रगान से सत्रारंभ और राष्ट्रगीत से बैठक की समाप्ति, ये एक नया काम हुआ जी। एक अच्छा काम इस सत्र में ये हुआ कि अब तक साधारणतया जब भी हरियाणा की विधानसभा का सत्र कोई होता तो प्रातःकाल 10 बजे से शुरू होकर के 2 बजे तक वो चलता। 4 घंटे की सिटिंग होती थी। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसको हमने बढ़ा करके यूं कहिए कि 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय
सत्र का किया, 1 घंटे की रिसेस उसमें से निकाल दें तो औसत 2 घंटे अधिक सिटिंग बैठक हमारे माननीयों की हुई और उन्होंने हरियाणा से जुड़े हुए विषयों को उठाया। एक बात जो है वो भोजन को लेकर हुई, उसका उल्लेख करना भी मैं उचित समझूंगा। अब तक सभापति जी ने बताया कि भाई भोजन अब तक विधायकों को जो सदन की कार्यवाही के दौरान वो विधानसभा या सरकार के खाते से कराया जाता था। अब की बार नई पहल की है, 100 रुपए की थाली भोजन की वहां हमारे माननीयों के लिए उपलब्ध थी और सब माननीयों ने अपना भोजन अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से उसका शुल्क अदा करके उसको वो किया। कुल मिलाकर ये सत्र सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। ठीक है। इस सत्र में तिरंगा भी छाया रहा, इस सत्र में अमृतोत्सव की बात भी हुई, इस सत्र में पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों को बोलने का मौका मिला। ऐसा कोई एक विधायक नहीं, 89 संभवतः संख्या है कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद, 89 के 89 विधायक किसी न किसी अवसर पर माइक्रोफोन पर थे, अपने आसन से उठकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। 0 आवर में 52 विधायकों को शून्य काल में अपनी बात कहने का अवसर मिला। 25 विधायक कॉलिंग अटेंशन मोशन पर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए और जो प्रश्न किसी विधायक, आपने कहा कि सबको मौका मिला, लेकिन इसको लेकर के मैं देख रहा था क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि भाई देखिए विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला। भाई यहाँ पे केवल ढींगरा जी हैं। केवल ढींगरा जी मुझे बताइए इस सेशन को कैसे देखते हैं और क्या जो बात अभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई देखिए सारे विधायकों को बोलने का मौका मिला, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे थे कि हम लोग को या विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया सही तरीके से। कैसे देखा जाए इस सत्र को? जी बिल्कुल, हम 7 दिन के सत्र की मांग कर रहे थे। पहले हमने 15 दिन की मांग रखी थी, उसके बाद हम 7 दिन की मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है और वो नहीं चाह रहे थे कि पूरे विधायकों को बोलने का मौका मिल पाए, इसलिए इन्होंने पूरा उसको रख के 3 दिन का सिर्फ सत्र करने का काम किया, जिससे जो समस्याएं थी, जो ज्वलंत मुद्दे थे, उनके ऊपर चर्चा नहीं हो पाए, इस करके कम टाइम देने का काम किया। जिस तरीके से समस्याएं थी मैं आपको गिनाना चाहूंगा। जल भराव की समस्या पूरे प्रदेश के अंदर रही। मॉनसून सत्र था, मॉनसून के कहर से, मॉनसून के आने से, वैसे तो मॉनसून बहुत अच्छा आया, लेकिन मॉनसून के ज्यादा आने से, बारिश के होने से जिस तरह से शहरों के अंदर भी जल भराव हुआ और गांव के अंदर जो खेतों में भी जो जल भराव हुआ, उसकी भी दिक्कत जो किसानों को हुई या जो शहरियों को हुई, उसके ऊपर बात ना हो पाए, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया। बिजली, पानी, कानून व्यवस्था और जिस तरीके से अब माइनिंग का, खराब सड़कों का, जिस तरीके से प्रदेश के ऊपर कर्जे के ऊपर बात ना रख पाए कोई, किसानों के ऊपर कोई बात ना कर पाए, नौकरी के ऊपर कोई बात ना कर पाए, बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर बात ना कर पाए, बढ़ते नशे के ऊपर कोई बात ना कर पाए, इसलिए ऐसी जो माइनिंग में मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियों के ऊपर जो है ये राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो असली जो मगरमच्छ है, जिन लोगों ने माइनिंग के पीछे जो खेल खेल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इनके ऊपर बात ना रखी जाए, इसके ऊपर सारा जो काम जो भाजपा ने भागने का काम किया, वो 3 दिन का छोटा सत्र रखकर और उसके अंदर भी टाइम को बीच में लंच आवर्स के बीच में या 1-1 घंटे का बीच में टाइम को कम करने की बात जहां तक रखी गई, उसमें जो है बात ना रख पाए विधायक, इसलिए पूरा जोर लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमारा जो सत्र है उसको जिस तरह से छोटा किया जाए कि उस तरह से विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम जो है उनके बात को जो एमएलए जो हमारे थे 30 एमएलए, उनकी बात पूरी ना जा पाए, उसको कम करने के लिए पूरा प्रयास इन्होंने जोर लगाया। लेकिन फिर भी हमारे जो एमएलए थे उन्होंने पूरा जोर लगाया कि अपनी बात पूरी तरह से, चाहे कम शब्दों में ही, चाहे जिस तरह से भी बहुत जोरदार तरीके से रखी जा सके, पर फिर भी ये बचते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए और जिस तरीके से जो विपक्ष है उसकी बात दबाई जाए, उस तरीके से पूरा आप कह रहे हैं कि बचते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। ठीक है, गुलिया जी,
गुलिया जी, कैसे देख रहे हैं सेशन को, और क्या वाकई में सेशन के अंदर मौका नहीं मिला? क्योंकि विपक्ष का हमेशा ये एतराज होता है कि समय कम है, और इस बार तो 3 दिन का था, इसलिए उनको समय भी नहीं मिला। कैसे देखते हैं सेशन को, और उपलब्धियां आपको क्या नजर आती हैं इस मानसून सत्र की? जिसमें विधायक ने अपनी कोई मांग रखी क्षेत्र को लेकर के बात की शुरुआत की, पहले दिन जैसे गीता बुद्धि जी ने रखी थी अपनी सड़कों की डिमांड को लेकर के। और देखिए विपक्ष के लोग जो है वो लोग सिर्फ झूठी बातें करने का काम करते हैं। गीता बुद्धि जी ने फोटो दिखाए और पीडब्ल्यूडी महकमे पर का खराब सड़कें होने का उन्होंने विधानसभा के पटल पर का, जब उनकी वीडियोग्राफी उनको दिखाई गई तो उन्होंने स्वयं ने भी माना। अंत में मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का उनको धन्यवाद भी करना पड़ा। देखिए पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को इस प्रकार से सेशन के अंदर काम करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला किस प्रकार से हो। और जरूरी भी है, देखिए विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र के। विपक्ष ने जो मांगे भी उठाई तो मुख्यमंत्री महोदय ने तो स्वयं सामने आकर के कहा कि प्रत्येक विधायक चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है 25 करोड़ रुपए तक की अपनी डिमांड रखे 25 करोड़ रुपए तक की सड़कें प्रत्येक विधानसभा में बनवाने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि सकारात्मक रूप से निकल करके आई। अब कांग्रेस के लोग, मैं अब एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कह रहे समय नहीं मिला। अरे जो समय मिला उसमें तो झूठ बोलने का काम आप लोग कर रहे थे, विधानसभा के पटल पे आप गलत जानकारी देने का काम कर रहे थे। आपको आपके प्रत्येक विधायक को बोलने का समय मिला, लेकिन वो झूठ बोलने का काम विधानसभा के अंदर कर रहे थे। इससे उलट अगर वो ये चाहते कि उनकी विधानसभा के लोगों को फायदा हो और वो सही जानकारी विधानसभा के अंदर देते तो उनके विधानसभा के और अपनी को हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला होता। ठीक है आयुष भाई, बिल्कुल। विजेंद्र रेड्डी जी, आप कैसे इसको देखते हैं? और क्योंकि कई मुद्दों को मैंने भी देखा, क्योंकि अभय चौटाला तो तीनों दिन किसी ना किसी एक बड़े मुद्दे को उठा रहे थे। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि समय कम था, या फिर इस सेशन को आप किस तरीके से देखते हैं रेड्डी जी? हाँ बिल्कुल, देखिए 3 दिन का सेशन था आयुष जी, और इसमें के पहला दिन केवल शोक प्रस्ताव रखने में निकल गया, और दूसरे दिन में कई बार वॉकआउट भी हुआ 1-2 बार, और सेशन ठीक से नहीं चल पाया। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लिए या हर प्रदेश के लिए मैं कहूंगा ये सेशन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती है और प्रदेश की जनता की समस्या सरकार के सामने रखने का काम करता है। किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए विपक्ष उसकी सफलता का एक मूल आधार होता है, लेकिन जब सरकार विपक्ष की आवाज को भी दबाने का काम कर जाए तो कहीं ना कहीं वो सरकार की फेल्योरनेस आती है। जिस प्रकार से बहुत ही शॉर्ट टाइम का ये सेशन रखने का काम किया, मुश्किल से 2 दिन भी काम नहीं हुआ, और उसमें कितने सारे स्टार्ड अनस्टार्ड और मोशन आए थे, सारे के सारे काट पीट करके थोड़े से ही क्वेश्चंस को रखने का काम किया। माननीय अभय सिंह जी ने 13 जो है मोशन रखे थे, कॉलिंग अटेंशन मोशन था और दूसरे थे अर्जॉन मोशन थे। 13 में से मात्र 3 इन्होंने स्वीकार किए, 3 के ऊपर बहस करने का उनको मौका देने का काम किया। तो पहली बात तो इससे ही साफ लगता है कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो मोशन रखे जाते हैं, उनको काट पीट करके उसका 5% ही मुश्किल से परमिशन मिलती है। तो इससे बात साफ ही हो जाती है कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है और सरकार बचना चाहती है, जबकि ये सरकार के फायदे की बात होती है। देखिए सेशन के अंदर सड़क का मुद्दा उठा, पूरे प्रदेश में कहीं भी सड़क चलने लायक नहीं बची हुई है। पीने के पानी की समस्या पलवल वाली उठाई गई थी, वो आपने सुनी होगी। और सबसे अहम मुद्दा जो अभय सिंह चौटाला जी को उठाने का मौका मिला, मादक पदार्थों की तस्करी, और उन्होंने आंकड़ों के साथ जी सरकार के सामने रखा कि 2021 में लगभग 96,000 केस दर्ज हुए, जिनमें से 8,000 लगभग पर मंथ जो है ना मादक पदार्थों के केस पकड़े जाते हैं। तो आयुष जी जरा सोचिए, उड़ीसा से चल करके हरियाणा प्रदेश की मंडियों तक से ये नशीले पदार्थ पहुंच जाते हैं, तो कहां पर कानून व्यवस्था है, कहां पर इसकी जो है व्यवस्था बनाई है। मैं सुन रहा था गृह मंत्री जी का बयान, उन्होंने क्या कि अगस्त 2020 में हमने एनसीबी का गठन किया। भैया आपने एनसीबी का गठन तो किया, लेकिन एनसीबी का गठन करने मात्र से थोड़ा प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सकता है। उसमें आज भी 200 वैकेंसी खाली पड़ी हैं। जब उसमें स्टाफ ही नहीं होगा तो किस प्रकार से अपना सही से कार्य करेंगे।
आयुष जी, सरकार में जहां आज के दिन नशा पदार्थ पर इतने ज्यादा नशों के पदार्थ बढ़ रहे हैं, तस्करी बढ़ रही है, और आज देश का अधिकांश युवा जो 25 से 30 की एज के युवा हैं वो सारे नशे की चपेट में जा रहे हैं। इवन महिलाओं में भी नशे के आंकड़े आयुष भाई को दे रखे हैं। तो नशे की रोकथाम के लिए सरकार कोई कार्य नहीं कर रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है, अब नशे के रोकथाम के लिए कार्य कर रही है कि नहीं, ये तो भाई देखिए भाई, ये जो अभी आंकड़े रखे गए वो इसीलिए तो रखे गए ना, उसमें यही तो बताया जा रहा था कि आप देखिए हमारे पास ये आंकड़ा है, ये डाटा है, हमने इतना काम किया है। ठीक है, अब आपके उस पर ऐतराज है, वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए। तो ये कहा गया बार बार कि एक तो समय आप लोगों ने इसलिए कम किया क्योंकि आप चाह नहीं रहे थे कि विपक्ष के साथी आपके ज्यादा सवाल उठा पाए, जो सवाल उठाए भी उससे भी आप लोग भागते और बचते हुए नजर आए। जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, हम पर कम से कम ये आरोप नहीं लग सकता कि हम सवालों से भागते हैं या सदन की कार्यवाही और उसकी अवधि को घटाते हैं। झूठ बोलने के लिए, चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए, घुमा करके गुमराह करने के लिए कोई मित्र कुछ भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके। परंतु मैंने आपकी इसी चर्चा में यह बताया कि हमने तो सिटिंग की अवधि बढ़ा दी, बैठने के घंटे, चर्चा के का समय, कालांश उसको बढ़ा दिया। और साधारणतया जब इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार थी, केवल धिंगड़ा जी की भी सरकार थी, कोई मानसून सत्र वो 15 दिन का नहीं हुआ, 7 दिन का नहीं हुआ। मानसून सत्र साधारणतया 2 ही दिन के रहे हैं। ये सत्र 3 दिन चला, दिन 3 घंटे अधिक। 90 में से 89 विधायक हैं, 89 के 89 विधायक, उनको किसी ना किसी अवसर पर सदन के भीतर बोलने का मौका मिला। और वो सारे मसले जिनको हमारे विपक्ष के मित्र उछल कर, छलांगे मार मार कर, कभी मुट्ठियां तान कर, कभी मेजों पे हाथ मार कर कहना चाहते हैं, उन सब मसलों पर चर्चा हुई। अभी जिन जिन सवालों का जिक्र किया ना केवल धिंगड़ा जी ने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि और के करके मानोगे? आपको अवसर नहीं मिला, ये कैसे कह सकते हो? माइनिंग पर आप बोले, रोजगार पर आप बोले, जल भराव पर आप बोले, सड़क पर आप बोले, बिजली पर आप बोले। आपने सारे मसलों पर सदन को और प्रदेश को गुमराह करने के पुरजोर षड्यंत्र इस सत्र में किए। हमने आपके द्वारा उठाए गए हर सवाल का विधि सम्मत तरीके से, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर उत्तर दिया। पक्ष विपक्ष के सभी लोगों को, देखिए विधायक सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, उसके ग्रीवेंसेस उसके हल्के के हो सकते हैं। आपने देखा होगा सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने अपनी पीड़ा अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई उसको उठाया। तो सबको हमने मौका दिया और उस मौके का दुरुपयोग किया, सदुपयोग करने के बजाय प्रतिपक्ष के मित्रों ने। मैं मानता हूं इस बात को कि हरियाणा की कुछ सड़कें, कुछ ग्रामीण सड़कें यहां वहां वो खराब हो सकती हैं, वो अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो सकती हैं, बरसात के कारण नागरिकों को, हरियाणवियों को कहीं दिक्कत भी हो सकती है। परंतु प्रतिपक्ष चित्र खींचने में इतना पक्षपाती है, इतना बेरहम है और इतना झूठ का ठेकेदार बन जाता है सदन के भीतर कि वो ये कहता है कि हरियाणा में कोई सड़क ठीक नहीं रही। केवल धिंगड़ा जी भी और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी फराटेदार अंदाज में हरियाणा में से निकलने वाले नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर गाड़ी चलाते हैं और सदन में आकर के झूठ बोलते हैं। जिन विधायकों ने ये कहा वहां खड़े होकर के सड़कें सारी टूटी हुई हैं, उनकी जबान पल भर के लिए नहीं कांपी कि भाई अपने हल्के से लेकर चंडीगढ़ तक आए हो, कोई से न कोई से एक्सप्रेस वे पे, कोई से न कोई से नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पर से होकर के गुजरे होंगे, वहां तक पहुंचे होंगे जहां कहीं उनको पल भर के लिए कोई धक्का नहीं लगा होगा। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे तो ठीक है, लेकिन जो और अन्य सड़कें हैं, वो जो और अन्य सड़कें हैं उनका हाल खराब है। एक बिंदु, केवल एक बिंदु आयुष भाई, सदन में प्रतिपक्ष के बड़े नेता, प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वे कहते हैं इस सरकार में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ठीक वैसा महाझूठ पर आधारित बयान है जैसे वो इस सरकार के दूसरे कार्यकाल, 2 कार्यकाल के बीच में इस सरकार के अब तक के
8 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान हुए विकास के करोड़ों नहीं अरबों रुपए के विकास कार्यों के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कैसे ये कह देते हैं, जुबान लड़खड़ाती नहीं, वैसे तो लड़खड़ा जाती होगी लेकिन झूठ बोलते हुए नहीं लड़खड़ाती। एक सेकंड में न्यू कह दे है, एक ईंट को नहीं लग गया हरियाणा में विकास की, एक नौकरी को नहीं दी, ढींगरा जी जवाब एक दीजिए, शिक्षक को नहीं लगाया। ऐसे झूठ बोलना चाहिए? ढींगरा जी जवाब दीजिए, बताइए ऐसा सदन में झूठ बोलने ढींगरा जी जवाब दीजिए। भाई इतने मुद्दे जो उठे, ठीक है मैं मान भी लें कि सेशन थोड़ा छोटा था, लेकिन जो मुद्दे उठे उसमें ज्यादातर तो कांग्रेस के विधायकों ने उठाए। सड़क, बिजली, पानी, किसानों का मुद्दा, नशे का मुद्दा, सब मुद्दे तो उठा रहे थे आप लोग, उसी का तो जवाब दिया ना, उसी का जवाब दे रहे थे। चलिए ढींगरा जी देखिए मुद्दे मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि हमने कोशिश की कि सारे मुद्दे इस सदन के अंदर उठे। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये यहाँ पे ही मुझे बता दें, वहां तो सदन में तो इनके मुद्दों पे इनको जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, अगर नौकरियों में अगर इन्होंने नौकरियां दी हैं तो 30% जो है वो सीएमआई का डाटा क्यों बोल रहा है 4% से 30% नौकरियां क्यों पहुंच गई? दूसरी बात भाई मेरे से इसका उत्तर ले, एक मिनट बीच में मत बोल रहा, एक सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, बात मेरे भी मुद्दे पूरे होने थे फिर बात बोल रहे आप। 3,24,000 करोड़ हरियाणा के ऊपर जो कर्जा बढ़ा, तो जो 60,000 करोड़ था हमारी सरकार गई, ये 2,60,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? कौन सी जगह पे खर्चा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना? दूसरी बात, सड़कों के ऊपर जहां बात करी तो फोटो के सहित गीता भुक्कल जी ने फोटो सहित अपने इलाके की सड़कों का मुद्दा रखा। ये स्टेट हाईवे और सेंट्रल हाईवे की, दिल्ली चंडीगढ़ की हाईवे की बात कर रहे हैं, वो अपने मुद्दे के ऊपर अपने हल्के की झज्जर की सड़कों की बात कर रही थी, इनको वो नहीं पता। उन्होंने फोटो समेत रखा कि ये फोटो में खड्डे है या खड्डे में सड़क है वो बताया जाए, इन्होंने नहीं बताया। जो मुद्दे हम रखते हैं नहीं ढींगरा जी, उसका जवाब तो बराबर दुष्यंत चौटाला जी ने दिया, बातें करने में ये अभी भी उसका जवाब तो दुष्यंत चौटाला ने बराबर दिया। टीवी पे भी करते हैं, टाइम लाइव विधानसभा में भी करते हैं। इतनी सी बात अगर पूछी जाए उसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देकर उसको काम को टाइम दाया करके खत्म करने का काम करते हैं, और जो पहले ही टाइम है वो कम दिया जाता है। यही तो बात हम कर रहे हैं। मेंस पेपर एचसीएस के अभी हुए, जिसमें मेन का पेपर हुआ उसके अंदर सीक्वेंस में नंबर में घोटाला हुआ सीधा। 1523, 1524, 1525, 1526, 1527 सारे पास है। अरे भाई एक ही कमरे के अंदर 24 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 16 पास हो रहे हैं। ये ऐसा घोटाला मेंस पेपरों में, सीधा सीधा अमाउंट का घोटाला, ये सरेआम पैसे देने का घोटाला, सरेआम पेपर का घोटाला, सरेआम 30 पेपर लीक होने का घोटाला, एचसीएस जुडिशरी के मेन पेपर में कितना बड़ा घोटाला, ये सभी तथ्यों के ऊपर है। ये कोर्टों में जा रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं हमने नौकरियां दे दी। अरे भाई साहब पैसे ले रहे हो या क्या कर रहे हो, या कौन से तुम नौकरियां देने की बात कर रहे हो? मेंस के अंदर सीक्वेंस में नंबर है। ठीक है चलिए ढींगरा जी इसका जवाब तो वीरेंद्र जी देंगे, लेकिन गुलिया जी पहले बताइए, सड़क का जो मुद्दा बार बार उठा, दुष्यंत चौटाला जी ने जवाब दिया, शायद मुझे लगता है केवल ढींगरा जी ने नहीं सुना। एक तो जर्नल में कैसे गोलमाल ठीक है गुलिया जी जवाब दीजिए, गुलिया जी जवाब दीजिए, गुलिया जी जवाब दीजिए। नेशनल हाईवे को छोड़ दीजिए, तो हलकों के अंदर जो सड़कें हैं उसका हाल बेहाल है। थोड़ा सा विपक्ष को टाइम देना, मैं आपको मुद्दे रख रहा हूँ, यहाँ पे ही टाइम दे रहे हैं। ये यहाँ पे ही बता दें कि 3,24,000 कर्जा दे दिया, तो 60,000 करोड़ था, पैसा कहाँ गया? ठीक है ढींगरा जी, आपने सवाल उठा दिया, वीरेंद्र जी ने नोट कर लिया, उसका जवाब देंगे वो गुलिया जी। ठीक है ढींगरा जी, अब थोड़ा सा जवाब भी ले लेते हैं ना, जवाब भी ले लेते हैं। जैसे देखिए सत्र 3 दिन का था, मेरे पास भी समय की बाध्यता होती है, मेरे पास भी उतना समय नहीं है, थोड़ा सा जवाब लेते हैं ना। गुलिया जी जवाब दीजिए। जब से विधायिका बहन गीता भुक्कल जी ने मूवी दिखाई, उन्होंने सड़कों को, जिन फोटो को दिखाया वो बकायदा हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जवाब देते वक्त उन सड़कों की फोटोज और वीडियोग्राफी कराई हुई विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड रखी, और जिस सूचकवास बाईपास को लेकर के वो कह रही थी, उसके लिए जो पैसा जारी हुआ था उसके लिए अंत में उन्हें धन्यवाद भी करना पड़ा। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं इनसे, गीता भुक्कल जी हरियाणा प्रदेश की गृह मंत्री थी, गीता भुक्कल हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री थी, शिक्षा मंत्री थी, और
भारतवर्ष के रक्षा मंत्री आए हरियाणा प्रदेश और उनके खुद के गांव में एक सैनिक स्कूल दे करके गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। 10 साल तक गीता बुक्कल जी की सरकार रही हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में। उनके स्वयं के गांव को मिला हुआ सैनिक स्कूल क्यों नहीं बना पाई वो? अरे भाई खड्डों की बात हो रही है, वो क्यों विकास करें? खड्डे हैं वहाँ पे? जाति नहीं चुनकर आप कह रहे हो 25 करोड़ लगा लिए, खड्डे क्यों है फिर? जो 25 करोड़ आप लगा रहे हो तो खड्डे क्यों है फिर? सड़कों का जवाब बिल्कुल वाइज दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने सदन के अंदर दिया। इतने किलोमीटर से इतने मीटर से लेकर के इतने मीटर तक सड़क खराब है, हमने तो कोई कर्जा नहीं लिया। सीवरेज पंचरिंग की वजह से खराब है, उसको रिपेयर किया जा रहा है, उसको ठीक करे। कौन सी रिपेयर? पूरी सड़क खाने से आप रिपेयर कर दोगे तो नहीं वाले लोग हैं। ये क्या चिल्ला, इसके कौन सी रिपेयर करेंगे? चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अरे भाई साहब के चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। रखा गया वहाँ विधानसभा के अंदर मुंह की खानी पड़ी इनके विधायक। मैं सड़कों में बात कर रहा हूँ, स्कूलों पे जा रहे हो, फोटो स्कूल की बात करेंगे तो आप बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ पानी में चले जाओगे। नहीं ढींगरा जी वही तो कह रहे हैं कि बाकायदा पूरा उसका जो जवाब है वो दिया, और जो वो फोटो दिखा रही थी, वो जो फोटो दिखा रही थी गीता बुक्कल जी, वो जो पैच खराब है वो तो बताया, वो तो स्वीकार किया वहां पे काम चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, इसलिए वहां पे मानसून में वो सड़क खराब हो गई, उसका भी काम हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, 8 साल से कोई काम नहीं चल रहा। इनके विधायक बिना तथ्यों के केवल ढींगरा दूसरे की बारी में कर्जा हमारे ऊपर दे नहीं ठीक है, अरे ठीक है, देखिए ढींगरा जी आप सवाल बार बार वही उठा रहे हैं, लेकिन उधर से जवाब नहीं सुन रहे, उधर से जवाब नहीं सुन रहे। विधायक है बिना जानकारी के गलत जानकारी लेकर 3,24,000 करोड़ पैसा कहाँ गया भाई साहब, ये बताइए। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए आप, ठीक है एक सेकंड पहले विजेंद्र रेडू जी, ठीक है यार, ठीक है ढींगरा जी आपका सवाल आ गया ना अभी। रेडू जी हाँ केशव जी, देखिए अभी ये साथी जवाब दे रहे थे, और खास करके वीरेंद्र चौहान जी जो इतने पुराने प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ी ही एक समझ लीजिए पता नहीं किस प्रकार से ऐसी घोषणा कर दी कि नेशनल हाईवे पर वहां से चल करके वहां पहुंच गए, उनको रास्ते में कहीं झटका नहीं लगा। तो वीरेंद्र जी ऐसे आप सरकार की कमियां को छुपाना चाहोगे तो जनता स्वीकारे भाई साहब, पहले मैंने कहा कि वो नेशनल हाईवे कहीं गड़बड़ भी होगी, मैंने ये नहीं कहा। हरियाणा सरकार को क्रेडिट नहीं ले सकते आप उसका, आपने मेरे को ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब आप उन एक मैंने शुरुआत कहां से की, आप उनका अथॉरिटी नहीं ले सकते। मैं यहाँ जींद से बिलोंग करता हूँ, एक सड़क का फोटो आप मेरे को दिखा दो जो सड़क जो ना मोटरसाइकिल लेकर के चलने लायक होती, एक भी सड़क सही नहीं है। आज मैं सोनीपत में था, सोनीपत गया हुआ था, वहां भी हमने देखा कि एक भी सड़क अच्छे से चलने वाली नहीं है, सारी सड़कों का बुरा हाल है, हर जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियों के इंजन रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, गाड़ियां रोड के बीच में खड़ी हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जल भराव का इतना बुरा हाल है। और दूसरा आप कहते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, भाई साहब बड़े भाई 8 साल हो गए, ये प्रक्रिया जो है कब खत्म होगी वो भी जरा डेट बता दे तो जनता को थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएगी कि भाई चलो उस टाइम तक ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कि ये प्रक्रिया न आपकी शुरू हुई है, और जब शुरू नहीं हुई तो खत्म कहां से होगी? जनता को गुमराह आप लोग करने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं। दूसरे एक साथी ने कहा कि हमारा विधानसभा में बहुत अच्छे से जवाब दे दिया गया। भाई जवाब देने से यदि काम होता हो तो जवाब तो कोई भी दे देगा, जवाब की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता को काम की जरूरत है। अब देखिए 2019 में अभय सिंह जी ने आज विधानसभा में कहा कि मैंने 2019 में सीएम को पत्र लिखा था, अवैध जो मादक पदार्थों का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसमें कुछ नाम भी सुझाए गए थे, लेकिन आप चलिए रेडू साहब, मुझे लग रहा है कुछ समस्या, आपकी आवाज नहीं आ रही। वीरेंद्र जी पेट में भयंकर रूप से आ चुके हैं, मैं कोई काम नहीं हुआ है, एनसीबी की आप जो है ना इनफोर्स जो फोर्स आयुष भाई आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी सरकार आपके ठीक है, यहाँ ये नशे वाला जो मामला है, ठीक है, इस पर एक जवाब जरूर देते हैं। आज नशे का मामला उठाया अभय सिंह चौटाला ने, वीरेंद्र जी जवाब दीजिएगा सड़कों को लेकर के भी, और नशे वाला जो मामला आज उठा उसका भी थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक और सीधा सा उत्तर ये है, नशे के खिलाफ संग्राम को हमने तीव्र किया है, धारदार बनाया है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिक स्टाफिंग,
बहुत सारी चीजें हरियाणा में भाई बीच में ना बोलिए ना। 8,000 देखो मुझे तो कहने दीजिए, मैं ये तो तरीका ठीक नहीं है। अगर आयुष भाई इन्हीं को बोलना है तो फिर मुझे ये तो ठीक है, एक एक अरे ढींगरा जी, धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, जवाब नहीं, जवाब नहीं, हाँ जवाब नहीं, सुनोगे तब ना। सदन में इनके विधायकों द्वारा, इनके नेताओं द्वारा उठाए गए नशे से संबंधित प्रत्येक सवाल का मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया। समस्या यह है आयुष भाई कि तथ्यों को और सत्य को स्वीकारने में विपक्ष को समस्या है। आंखें मूंद लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, या यूं कह देते हैं कि जी हमारे तो ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया, ऊपर से गुजर गया। जो नशे के बढ़ने की बात है, उस चुनौती को आपसे अधिक संजीदगी के साथ हम डील कर रहे हैं और हमने आपके समय से अधिक बेहतरी के साथ चीजों को आगे बढ़ाया है। स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो नशे से संग्राम के लिए हमने किए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने करना शुरू किया है। और रुक जाओ, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, आपकी बात क्या किया ये? अरे रुक जाओ ना, कान खराब थे क्या? सेशन नहीं देखा? सेशन देखा नहीं, इसीलिए तो जवाब नहीं। सेशन सुना नहीं क्या? दिस इज नॉनसेंस। टॉपिक मेरी बारी में मत बोलो, अपनी बारी में बोल लेना। 24,000 करोड़ पैसा कहां गया देश का? रुक जाओ, बदतमीजी मत करो। ढींगरा जी, जवाब लीजिए भाई, जवाब लीजिए। आयुष भाई मैं उत्तर दे रहा हूं, बार बार एक रटंत लगा रखी है इस व्यक्ति ने कर्ज के आंकड़े का। मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं। जब केवल धिंगड़ा की पार्टी की सरकार थी, हरियाणा की बिजली कंपनियों के लिए हुड्डा साहब और केवल धिंगड़ा के नेतृत्व में एक दिन ऐसा आ गया था आयुष भाई, जब उनको रूटीन में लैंडिंग करने, उनको उधार या कर्ज देने वाली जो एजेंसीज थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि इनकी लौटाने की क्षमता समाप्त हो गई है, हम इनको पैसा नहीं देंगे, इनको बिजली जहां से जैसे खरीदनी है खरीद लें। और ये क्राइसिस आ गया था। आज इस सरकार के कार्यकाल में ये कहते हैं कहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां गया पैसा? इस सरकार के कार्यकाल में वही कंपनियां जिनकी साख गिर गई थी, मिट्टी में मिल गई थी, उन्होंने 5500 हरियाणा के गांवों को 5500 से ज्यादा 24 घंटे बिजली देनी शुरू की है और इन कंपनियों को फायदे में लेकर के आए हैं। आज कितना पैसा खर्च हुआ? तो बीच में मत बोलो भाई, पूरी होने दो बात, मैं बता रहा हूं पैसा कहां खर्च हुआ है। बिजली कंपनियां फायदे में आ गई जो घाटे में थी, और आज वो कंपनियां CSR के तहत लोक हित में गांवों में पुस्तकालय अपने मुनाफे से बना रही हैं। इन्होंने कहा कि HCS की लिस्ट में फलाना रोल नंबर यूं हो गया, वो हो गया। भाई साहब, परिणाम में कोई गड़बड़ होगी ना कहीं, उसको ठोकेंगे हम। आपकी लिस्ट याद करो। अरे भाई सारी लिस्ट है। रुको, मेरी बारी है ना, केवल धिंगड़ा मेरी बारी, अपनी बारी में जो मर्जी झूठ बोल लेना। मैं याद कराना चाहता हूं केवल धिंगड़ा को कि केवल धिंगड़ा के शासनकाल में जब HCS का रिजल्ट आता था, रेडू साहब भी मुस्कुराएंगे, इन्हीं के नेताओं ने पहले ही रिजल्ट आने से पहले से बता दिया था कि फलाने विधायक का भतीजा लागेगा, उसकी छोरी लागेगी, उसका दामाद लागेगा, फलाने अफसर का छोरा लागेगा। और जब वो लिस्ट आई ना, केवल धिंगड़ा क्या होता था कि आपके विधायकों के बेटा बिटिया दामाद, आपके जो चहेते अफसर हैं, उन्हीं के घरों में HCS पैदा होते थे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार में ये भाई भतीजावाद, जातिवाद नहीं चलता। आपने तो इलाकावाद चलाया, जातिवाद चलाया, नोटवाद चलाया, हमने मेरिटवाद चलाया। बस कर्जा कहां गया? 3,24,000 करोड़। एक टिप्पणी सड़कों को लेकर, मैंने रेडू साहब बहुत ईमानदारी से कहा था कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, हमको तो दिखती हैं, जैसे हमको टूटी हुई सड़कें दिखती हैं, आपको और आपके नेताओं विधायकों को हमारी दमदार, साफ सुथरी, मलाईदार सड़कें भी नजर आनी चाहिए। ये 24,000 करोड़ बीच में नहीं, केवल धिंगड़ा बीच में नहीं, अपनी बारी बोल लेना भाई। ये अरे ठीक है वीरेंद्र जी भाई, 3,24,000 करोड़ कहाँ गया भाई? ये आंकड़ा लेकर के आए हैं, बस सुन ले मेरी बात, आंकड़ा लेकर आए, 3,24,000 करोड़ कहाँ गया? केवल धिंगड़ा जी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। एक बात कह लेने दीजिए केवल, ये कैसे संभव है
कि रेड्डू जी को, धिंगड़ा जी को, प्रतिपक्षियों को टूटी हुई सड़क तो दिखती हैं और हरियाणा की बेहतरीन हाईवे ठीक है, ढींगरा जी, ढींगरा जी, ढींगरा जी, ढींगरा जी, ढींगरा जी, आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। चुनौती, ठीक है, ठीक है, ढींगरा जी, हाँ, ढींगरा जी, ढींगरा जी, हाँ, ढींगरा जी, ढींगरा जी, ठीक है, एक सेकंड, ढींगरा जी, ईमानदार होइए, जांच करवाइए, नहीं चलने वाली, लोग समझते भाई साहब, पैसा कहाँ गया प्रदेश का? इस प्रकार से खुद इतने उतावले हो गए कि जान खुद साइन करने, वो बार बार पूछ रहे हैं गुलिया जी कि भाई 3,24,000 करोड़ कहाँ गया? गुलिया जी, वो 3,24,000 करोड़ कहाँ गया? बताया, इनको समझ में आया क्या? तो यही तो बताने का काम है। हमने बेहतर काम किया, आप बता दो, गुलिया जी आप बता दो, मान के दिखाएं। गुलिया जी, आप बता दीजिए 3,24,000 करोड़ कहाँ चला गया अगर सड़कें टूटी हुई हैं? केवल धिंगड़ा मान ले, आज मैं मान जाऊंगा कि अच्छी बता देंगे या नहीं बताएंगे? ये एक बात का जवाब दे देना, अपने 10 साल के कार्यकाल में अगर एक भी नया सेक्टर हरियाणा प्रदेश में सरकारी आया होता, एक भी आया, मैं बताता हूँ, राजीव गांधी एजुकेशन आया, एक सिटी बनी हमारे कार्यकाल में, और प्राइवेट सेक्टर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, IIM बनी, IIT बनी, बिल्डरों ने हरियाणा प्रदेश को लूटा था। मैं 200 गिना दूंगा, एक सेक्टर पूरे हरियाणा प्रदेश में आया होता, एक पूछो, केवल ढींगरा जी बैठे, एक सेक्टर का राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, बता रहे हैं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और पता नहीं और भी 2-3 नाम उन्होंने लिए कि भाई यही हमला है। हरियाणा प्रदेश के लोग जाकर के यूनिवर्सिटी का सपना देखते हैं, और जो कि पहले होगा के नाम से जाना जाता था, बाद में बनाना एसयूपी हो गया। हरियाणा शहरी चाहता हूँ कोई एक सेक्टर आया हो, मैं बता तो रहा हूँ, कैसे अंधे लोग हैं, कैसे अंधे बहरे लोग हैं, कैसे अंधे बहरे लोग हैं, कैसे अंधे बहरे लोग हैं, सरकारी सेक्टर ये तो प्राइवेट बिल्डरों। चलिए, यहाँ 3,24,000 करोड़ कहाँ गया, इसका जवाब है क्या? 3,24,000 करोड़ कहाँ गया? मुझे लग रहा है ढींगरा जी इसके आगे बढ़ने नहीं देंगे। 3,24,000 करोड़ कहाँ गया? गुलिया जी भाई एक वाक्य कह लीजिए। देश के लोगों के ऊपर खर्च हुआ, और मैं तो एक चीज और कहता हूं कि कांग्रेस के लोग तो कोई जानकारी के साथ नहीं आते। अरे श्वेत पत्र तो आज सरकार ने आपकी जारी कर दिया था, बताइए, नेता प्रतिपक्ष को भी ये जानकारी नहीं कि श्वेत पत्र आ गया, पता नहीं क्या करके विधानसभा में जाते हैं, उल जुलूल सवाल। चलिए रेडू जी, ठीक है रेडू जी, अरे वो कह रहे हैं जनता पे खर्च हो गया, जनता पे खर्च हो गया। रेडू जी, रेडू जी, रेडू जी, केशव जी, हाँ ठीक है, जनता के ऊपर खर्च होगा तो क्या ये जनता की जो सुविधाएं हैं ये कर्ज ले लेकर के ही करते रहेंगे और प्रदेश को कर्ज में डुबोते रहेंगे? आखिर जो इतना रिवेन्यू हमारा इकट्ठा होता है, सेंटर से हमारे को रिवेन्यू जो किस्तें मिलती हैं, जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मूला है उसके अनुसार, तो वो पैसा कहाँ जाता है? फिर अगर आप जनता की सुविधा कर्ज वाले पैसे से कर रहे हैं तो फिर वो जो हमारा रेवेन्यू है वो कहाँ जा रहा है? ऐसी कोई सरकार नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सरकार प्रदेश का भला चाहती है तो कर्ज को कम करना चाहिए। रेवेन्यू इतना जबरदस्त इन्होंने लगा रखा है, चाहे पेट्रोल का है, डीजल का, इवन अब तो दूध और दही के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, आम गरीब के भोजन के ऊपर भी जब टैक्स लगा दिया गया, और फिर भी कर्ज से अगर ये विकास कर रहे हैं तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, हमारे चौहान साहब कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि हमने 5500 गाँव में लगातार बिजली देने का काम किया। अरे अब बारिश का मौसम है, बिजली की खपत काफी कम हो गई है, आज भी लोग सड़कों पर बैठे हैं बिजली सप्लाई के लिए, उनको बिजलियां नहीं मिल रही हैं। और जून और मई के महीने में तो कितना बुरा हाल प्रदेश में था। आप बताइए ना जरा, एक भी यूनिट आपने बिजली की बढ़ाने का काम किया हो तो बताइए आप। आपके जो ऑलरेडी थर्मल प्लांट लगे हुए थे वो भी बंद पड़े थे। इसी प्रकार से आप कहें कि सेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी एक साथी बोल रहा था कितने सेक्टर बनाए, मैं तो आप कौन से सेक्टर बना रहे हो? आपने तो सभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को देने का काम शुरू कर दिया। सभी प्राइवेट कॉलोनी जो ना खड़ी होनी शुरू हो गई है। सरकार ने तो सेक्टर निकालने ही बंद कर दिए। पहले कम से कम निकला करते थे, लेकिन आज तो देखिए कितने कितने प्राइवेट कॉलोनाइजर जो है हर फील्ड में खड़े हो गए हैं। अभी आपने दिखाया केशव जी, केवल आपने स्वयं ही दिखाया ग्राफिक के जरिए कि कितने नशा के पदार्थ पकड़े गए, हजारों किलोग्राम में
मैं सुना आपने जो ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था, इतना नशा जब यहाँ प्रदेश में घुस रहा है तो प्रदेश के नहीं, ये तो बड़ी समस्या है विजेंद्र जी, और ये समस्या को लेकर के आज अनिल भी कह रहे थे। भाई देखिए, सबका साथ तो इसमें चाहिए होगा, ये कोई एक आदमी नहीं दूर कर सकता। नशा तो है समस्या, उसको सबने एक्सेप्ट किया है। आज सदन के अंदर भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा कि ये तभी दूर हो सकता है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, दूर हो जाएगा। आयुष भाई, एक छोटा सा उत्तर। केवल धिंगड़ा जी कर्ज का आंकड़ा लेकर कई दिन से बहुत व्यग्र हैं। इनको लगता है कि ये जाने इन्होंने आंकड़ा कहां से पा लिया और ये ऐसा आंकड़ा है जिसको लेकर के सारी डिबेट्स में चिल्लाते रहेंगे और इससे न जाने क्या हासिल कर लेंगे। रुको मिस्टर धिंगड़ा, रुक जाओ, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे हिम्मत है तो सुनो, जवाब दे रहा हूं। आयुष भाई, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र होता है, सरकार का 1 रुपया कहां से आता है और 1 रुपया यानी अगर बजट 1 रुपया है तो उसमें से एक एक पैसा कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये जमानी जमा खर्च नहीं, लिखित में सदन के पटल पर रखा जाता है। वो आंकड़े केवल धिंगड़ा के पास ना हो। रुको, केवल जी नहीं भाई, अरे वही तो बता रहे हैं धिंगड़ा जी, आप सुन नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां से आई हुई और कहां व्यय किया गया वो लिखित रिटर्न में है। रख रहा हूं, हरियाणा विधानसभा से बड़ा कोई सदन नहीं इस विषय पर चर्चा के लिए। वहां सदन में एक एक पैसे का कर्ज का भी हिसाब हम हर साल देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, सुनो आप बता दो यहाँ पे, सुनो ना, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, कागज कंसल्ट कर लेना, कल अपने किसी विधायक से मांग लेना बजट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ बता दो ना हरियाणा, अरे सुन तो लो ना, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं। हरियाणा विधानसभा की कमाई का पैसा है। रुको मिस्टर धिंगड़ा, हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर सब पढ़ा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अनपढ़ों वाली बात मत करो यार, अनपढ़ों वाली बात, मूर्खों वाली बात मत करो कृपा करके, मैं कह रहा हूँ। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र में आज तीसरा और आखिरी दिन था, विधानसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन जो मुद्दे उठे हैं उसका जो जवाब दिया गया है उसमें समाधान की ओर कैसे बढ़ेगी सरकार, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।